तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्लो लर्नर। इसमें हम पढ़ेंगे स्लो लर्नर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके करैक्टरिस्टिक्स और उसमें उसको कैसे डायग्नोस किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, क्या हम थेरेपी उसमें देंगे। तो सबसे पहले है हमारा स्लो लर्नर होता क्या है। स्लो लर्नर एक ऐसा पर्सन है जो कि नॉर्मल पर्सन की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह लर्न नहीं कर पाता। इसमें आप देख सकते हैं व्हाट द एवरेज चिल्ड्रन लर्न इन अ नॉर्मल क्लासरूम। मतलब कि जो एक स्लो लर्नर पर्सन है, बच्चा है, वो जो नॉर्मल एवरेज बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल नॉर्मल होता है, उसके कंपैरिजन में वो अच्छे से उस क्लासरूम में उस चीज़ को समझ नहीं पाता, इसलिए इसको बोला गया स्लो लर्नर। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन। दो डेफिनेशन यहाँ पे है हमारी। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, slow learner is one who is his middle school career would be unable to do the work of class next below the which is normal of their age। मतलब BERT के अकॉर्डिंग दिया है कि स्लो लर्नर एक ऐसा पर्सन है मिडिल स्कूल का जिसमें कि वो नॉर्मल क्लासरूम में जो बच्चे हैं उस जैसा परफॉर्म नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता। सेकंड डेफिनेशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग है कि स्लो लर्नर आता है जो कि अदर पीपल के साथ उसका अगर कंपैरिजन किया जाए सेम क्रोनोलॉजिकल एज होती है और इसमें एजुकेशनल डेफिशिएंसी बच्चे में शो होती है। मतलब एज वही रहती है, क्रोनोलॉजिकल एज वही रहती है, मेंटल एज डिफरेंट हो जाती है। जैसे इंटेलिजेंस में हम स्टैनफोर्ड बिन टेस्ट में आता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। तो मेंटल एज होती है कि वो पर्सन उस कंडीशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाता, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाता एकेडमिकली या कैलकुलेशन वगैरह, तो वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आता है हमारा करैक्टरिस्टिक्स हैं स्लो लर्नर के। कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो यहाँ पे फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। स्लो लर्नर में सेंसरी मोटर और डेवलपमेंट लो रहेगी बच्चे की। मोर रिएक्शन टाइम, जब आप उससे क्वेश्चन करोगे तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। डिफेक्ट इन विजन, हेयर और स्पीच, इनमें से किसी में भी कोई भी डिफेक्ट हो सकता है, या तो उसको सुनाई नहीं देगा या उसको देखने में प्रॉब्लम है। विजन प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी में है बट उसकी डायग्नोज नहीं हो पाई है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। स्पीच प्रॉब्लम है, बोल नहीं पा रहा बच्चा, वोकेबलरी या वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कंडीशन इसमें आती है। नेक्स्ट आता है मेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे इसमें। लो इंटेलिजेंट क्वांटिन, जैसे मैंने आपको बताया था जो स्टैनफोर्ड बीन टेस्ट था उसमें जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें उस फार्मूले के बेस पे कैलकुलेशन होती है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो उसमें जब हम असेस करते हैं तो इसमें बच्चे का आईक्यू लेवल लो मिलता है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी बच्चे की लो रहती है। रीजनिंग मतलब कोज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि वो समझ नहीं पाता ये चीज़ क्यों करवाई जा रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो वो सब चीज़ें, लो मेमोरी है, वो अच्छे से जो उसको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो चीज़ें उसमें नहीं उसको समझ में आएंगी। नेक्स्ट दिया एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक। इसमें सबसे पहले पॉइंट दिया है नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग। लर्निंग से रिलेटेड ही उसको नेगेटिविटी आएगी। मतलब क्यों मुझे पढ़ाया जा रहा है, ज़बरदस्ती उसको बिठाया जाएगा, बच्चे का मन नहीं लगेगा। लो एकेडमिक अचीवमेंट, बच्चे की जो क्लास में परफॉर्मेंस रहती है वो भी लो रहती है, वो अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाता है। जैसे इंटरनल असेसमेंट है उसमें लो मार्क्स रहेंगे, बच्चे का जो क्लास टेस्ट रहता है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। पुअर लैंग्वेज एबिलिटी, बच्चा बोल नहीं पाएगा अच्छे से। जैसे हमने पहले पढ़ा कि स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे में बोलने में भी प्रॉब्लम होगी। वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, बच्चा या तो सेंटेंस नहीं कंप्लीट कर पाएगा या कंप्लीट करेगा तो जो उसकी मरमरिंग साउंड रहेगी कि सामने वाले को क्लियर नहीं होगी। साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स आते हैं हमारे। लैक ऑफ इमेजिनेशन आएगा, मतलब फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं कर पाता बच्चा कि कैसा हो सकता है। लैक ऑफ जनरलाइजेशन, जनरल आइडिया भी नहीं है उसके पास। जब चीज़ें समझाई जाती हैं, करी जाती है, तो वो उसको समझने में भी उसको प्रॉब्लम होगी। और नेल बाइटिंग कंडीशन है, क्योंकि जब चीज़ें समझ नहीं आ रही, जब आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो या कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है जिसमें उसको आंसर करना है तो उसको समझ नहीं आ रहा, तो एंजाइटी में वो नेल बाइटिंग कंटिन्यू हो जाती है। नेक्स्ट आता है सोशल एंड मॉरल करेक्टरिस्टिक्स। इसमें रहेगा स्टेमिना लो रहेगा बच्चे का। लैक ऑफ स्टेमिना टू सिट इन क्लास लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाएगा। जैसे ADHD वाले बच्चे में होता है कि वो एक जगह नहीं बैठ पाता, तो यहाँ पे भी
कंडीशन सेम होती है, बट वो क्या है कि क्रिटिसाइज़ होने से डर लगता है उसको, तो वो निकलने की कोशिश करेगा क्लास से। डे ड्रीमिंग ज़्यादा होती है बच्चे में, अफ्रेड एंड सेल्फ कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा डर रहेगा उसको। सेल्फ क्रिटिसिज्म से भी कई बार सेल्फ क्रिटिसाइज ज़्यादा हो जाता है, लोगों से कंपैरिजन खुद ही करने लग जाता है कि मेरे में तो ये कमी है, मैं क्लास में नहीं कर पाऊँगा। इस वजह से उसके स्कूल फोबिया होना स्टार्ट हो जाता है, या हेल्थ प्रॉब्लम इशू जैसे कि सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है कोज क्या है इसके। स्लो लर्निंग के कोज हैं हमारे। सबसे पहले तो आएगा इंटेलिजेंस लेवल ऑफ ए फैमिली, क्योंकि हमने मोस्टली पढ़ा है कि कोई भी कंडीशन होती है तो वो हेरिडिटरी रहती है। अगर पेरेंट्स का इंटेलिजेंट लेवल लो है तो उस कंडीशन में पॉजिटिव स्टेप नहीं आया बच्चे का, या दूसरा हो सकता है पेरेंट्स को ही नहीं समझ में आ रहा बच्चे का परफॉर्मेंस कैसी है, उनको समझ नहीं आ रही एजुकेशन में आजकल क्या चल रहा है, तो वो चीज़ भी अफेक्ट करती है। एक तो सबसे पहले हेरिडिटरी, अगर पेरेंट्स का इंटेलिजेंस लेवल कम है। दूसरा आता है इसमें कि अगर पेरेंट्स बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है क्लास में, और उसका क्लास से बाहर का रिस्पॉन्स कैसा है, वो सब चीज़ें। उसके बाद आती है इकोनॉमिकल कंडीशन। इकोनॉमिकल कंडीशन में आता है कि जो बेटर अपॉर्चुनिटी अगर बच्चे को प्रोवाइड की जा रही है तो उसमें बच्चा सर्वाइव करने की कोशिश करता है, एज़ कम्पेयर पुअर फैमिली जिनका लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंडीशन ऑफ स्कूल। इनफेक्टिव मेथड है टीचिंग का, जैसे कि एग्जांपल बच्चों को ही पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, बच्चों को ही बोलें कि ये कल आप पढ़ के आना, इसके बाद आपका टेस्ट होगा या आपको ही प्रेजेंट करना है। करिकुलम अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, इम्प्रॉपर करिकुलम है, जो सब्जेक्ट है वो ही क्लियर नहीं है टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी, और क्वालिफाइड टीचर नहीं है स्कूल कॉलेज में कि बच्चे को अच्छे से असेस कर पाए, उनकी जो बेसिक नीड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनका जो टॉपिक है वो क्लियर कर पाए। उसके बाद आता है इमोशनल फैक्टर, जिसमें वो ब्रोकन होम, जैसे कि सेपरेशन वाला कंडीशन आती है, सेपरेशन एंजाइटी, स्पेशली जैसे डाइवोर्स्ड फैमिली केस चल रहा है तो उस केस में भी होने के चांस हैं, या टेंशन चल रही है फैमिली में, कोई सिचुएशन होगी, या कन्फ्लिक्ट आ रहा है फैमिली मेम्बर्स में, अच्छे से बात नहीं हो पा रही है, वो सब चीज़ें अफेक्ट करती है। उसके बाद आता है पर्सनल फैक्टर, जिसमें लॉन्ग इलनेस हमारी काउंट होती है, और उसके साथ साथ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जब तक कॉन्फिडेंट नहीं है, वो क्लास में ही नहीं टिक पाएगा, क्लास से एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल से एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ स्कूल से जब एब्सेंट होगा तो वो वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होगी। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक टूल हैं जिनकी हेल्प से हम बच्चे का असेस कर सकते हैं कि स्लो लर्नर है। एक तो आता है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें कि हम बच्चे को देख के असेस कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी में रहेगा कि टॉपिक कंटिन्यू बच्चे को 6-7 दिन लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। उसके बाद इंटेलिजेंसी टेस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन रहेगी, स्कूलिस्टिक टेस्ट है, स्कूल में जो टेस्ट होते हैं उसके बेस पे हम असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल मेथड है, जो टीचिंग के स्लो लर्नर को कैसे टीच किया जाता है। स्पेशल मेथड में है हमारा यहाँ पे वर्बल इंस्ट्रक्शन है। वर्बल इंस्ट्रक्शन कम होनी चाहिए, रिपीटेटिव प्रैक्टिस होगी। अगर बार बार बच्चे को रिपीट करवाया जाएगा तो उससे क्या रहता है, बच्चा ईजिली उस चीज़ को गेन करने की कोशिश करेगा। प्रोजेक्टिव मेथड होना चाहिए, जिसमें क्या है कि स्लो लर्नर के लिए इमेज भी साथ में आ रही है, इमेज के साथ साथ जो चीज़ें उसको सिखाई जा रही है वो मूवमेंट भी होनी चाहिए। ऑडियो विजुअल एड होना चाहिए, जिसमें पिक्चर है, मॉडल है, चार्ट है, फिल्म्स है, वो सब चीज़ें उसको शो की जा रही हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे इसमें लर्निंग रिच इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए, स्कूल में भी घर में भी, जिससे क्या है कि बच्चे का मन लगा रहे, आसपास चीज़ें अवेलेबल होंगी, देख के उसका मन करेगा, साथ में पढ़ने वाला है, उसको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना, बट उसको हेल्प करनी है, उसका माइंड डाइवर्ट करना है कि ये भी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद आता है पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप होना चाहिए, जिससे स्कूल में भी रीअरेंजमेंट होना चाहिए मेडिकल का, जिससे कि जो फैमिली या पेरेंट्स कई बार होता है कि ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, तो वो स्कूल में अगर टीचर ऑब्ज़र्व करता है तो वो अच्छे से ऑब्ज़र्व करवा सके, असेस कर सके। उसके बाद आता है टीचर का होम विजिट होने चाहिए, जिससे क्या है कि घर का एनवायरनमेंट स्लो लर्नर वाले बच्चे के लिए हेल्पफुल रहो, घर में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाए, जिससे बच्चा अच्छे से उस चीज़ों को जो उसको सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, गेन कर सके।
इसके बाद आता है एजुकेशन फॉर स्लो लर्नर, क्या क्या एजुकेशनल फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम स्लो लर्नर वाले को दे सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पे फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए स्लो लर्नर के लिए। मोस्टली यहाँ पे रहता है कंक्रीट एक्सपीरियंस, जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, जो चीज़ें चल रही हैं उनमें होना चाहिए। इसके बाद कंक्रीट एक्सपीरियंस, जैसे वुड वर्क हो उसका, मेंटल वर्क हम दे सकते हैं, कैन वर्क दे सकते हैं, या अदर हाउस होल्ड वर्क, जैसे बच्चे को पिक्चर वगैरह ड्रॉ करने में या कलरफुल कलर करने में दे सकते हैं, पिक्चर अरेंजमेंट की चीज़ें दे सकते हैं, उसके थ्रू उसको चीज़ें सिखाई जाए। काउंटिंग जैसे वगैरह है, काउंटिंग है जैसे 1+1, इस तरीके से जो वर्ड, आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो किड्स प्ले स्कूल में अवेलेबल होते हैं, उनमें बच्चों को इसी तरीके से लर्निंग सिखाई जाती है, उनको सिखाया जाता है। इसके बाद आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में आता है इंटरेस्ट अराउज करने के लिए लर्नर का। तो सबसे पहले है क्लासरूम में टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को थोड़ा सा उत्साहित करे, कि जिससे बच्चा आसानी से वो चीज़ें सीखने में हेल्पफुल हो। और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना चाहिए। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि जो टास्क उसको दिया जा रहा है वो छोटे छोटे पीसीस में होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स ना दें। जब बच्चा उसको पूरा करता है तो उसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कि कोई उसको उसकी नोट पे वेरी गुड लिख के, या चॉकलेट वगैरह, या कुछ भी आइटम दे के, या बुक्स या पेंसिल उसको दे के हम मोटिवेट कर सकते हैं उसके अच्छे बिहेवियर के लिए। और उसके बाद बच्चे का जो माइंड से हमने फियर या जो भी चीज़ें हो रही हैं कि बच्चा स्कूल बंक कर रहा है, क्लास बंक कर रहा है, तो उसको निकाल देना, बच्चे को हेल्दी इन्वायरमेंट देना, रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं देनी है बच्चे को, जिससे वो आसानी से क्लास अटेंड कर सके। रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास कुछ एक जो हेल्प करती हैं बच्चे को सीखने में। तो सबसे पहले है आइडेंटिफाई करना है डेफिशिएंसी बच्चे की, और डायग्नोस्टिक्स टेस्ट होने चाहिए बच्चे के रेगुलर बेसिस पे। इसके साथ साथ होमवर्क सेशन होना चाहिए। होमवर्क सेशन शॉर्ट, क्योंकि घर जाके भी पढ़ना है उसको और स्कूल में भी उसको पढ़ना है। तो बच्चा कई बार होता है ना कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, माइंड नहीं होता, कोई स्कूल से घर आते बैग फेंक के कहीं बाहर चले गए, जैसे बचपन में हम भी करते थे कई बार, तो वैसे ही करने की कोशिश करता है बच्चा। तो इसलिए कम से कम होमवर्क बच्चे को दिया जाना चाहिए, और एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए टीचर्स के थ्रू, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि बच्चे का जिसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक उसको कंप्लीट करवा जाए, उसको लर्निंग में हेल्प रहे। इसके बाद आता है स्ट्रेटजीज़ हैं स्लो लर्नर के लिए एजुकेट करने की। स्लो लर्नर को एजुकेट करने के लिए सबसे पहले है हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें पता होनी चाहिए। दूसरा आता है कि क्रिएटिव एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें मेमोरी इंप्रूव कर सके हम, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हों। लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, जैसे बच्चे को रोज़ नया टास्क देना, एक दिन कुछ ना कुछ बोलने के लिए बोलना, जैसे कि स्पीच है, बच्चे को छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोलना, या क्लास में उसको मोटिवेट करना बोलने के लिए। इसके बाद आता है लार्जर जो असाइनमेंट्स है उसको शॉर्ट में करके देना, जिससे बच्चा कर भी पाएगा आसानी से और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और स्लो लर्नर में आता है उसको रिपीट करने के लिए बोलना, जो चीज़ें उसको समझ नहीं आई या जो उसको छोटा छोटा टॉपिक समझा रहे हैं हम उसको बार बार रिपीट करने के लिए बोलेंगे, तो वो चीज़ उसको मेमोराइज़ होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले कि इसमें मेमोरी भी अफेक्ट होती है, तो वो चीज़ भी नहीं होगी। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे है कंप्यूटर और अदर टेक्नोलॉजी हेल्प करती है स्लो लर्नर को एकेडमिक एरिया में, जैसे कि बच्चे को कंप्यूटर पे हम कोई ना कोई ड्राइंग या नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकते हैं। कुछ नया है देख के बच्चा सीखेगा भी। और सिंपल कंक्रीट लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए टीचर के थ्रू, जिससे कि जो स्लो लर्नर को डायरेक्शन दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, उसी लैंग्वेज में जो बच्चा समझ रहा है उसी लैंग्वेज में उसकी होनी चाहिए। थैंक यू, ये था आज का टॉपिक। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू सो मच।